नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमारी जनरल साइंस की क्लास में ध्वनि साउंड टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़े। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो होगा ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ये जो ध्वनि की चाल टॉपिक है वो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे डिफेंस या रेलवे के एग्जाम हो या आपके एसएससी के एग्जाम हो या राजस्थान पटवार हो या राजस्थान पुलिस हो, सभी एग्जामों में इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह पढ़ना है और प्रत्येक बात को समझना है। हमने जब ध्वनि की शुरुआती क्लासों में पढ़ा कि ध्वनि है उसको संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम अर्थात निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि ठोस है, ठोस में कण पास पास होते हैं। इस कारण कंपनों का स्थानांतरण फटाफट होगा और स्पीड ज्यादा होगी। ठोस की तुलना में द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं तो कंपनों के स्थानांतरण में समय अधिक लगता है, जिससे स्पीड ठोस की तुलना में थोड़ी कम होगी। वहीं हम बात करें गैस वायु में, वहां पर कण बहुत ही दूर होते हैं तो कंपनों के स्थानांतरण में अधिक समय लगता है, जिससे स्पीड और भी कम हो जाती है। तो सबसे अधिक ध्वनि की स्पीड किस में होगी? ठोस में होगी। फिर किस में? द्रव में। और सबसे कम किस में होती है भाई? गैस में। इस क्रम को आपको याद रखना है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किसमें ध्वनि की स्पीड सर्वाधिक होगी और वहां पर आपको एक ठोस ऑप्शन मिले और तीन या तो द्रव या गैस, तब आप सीधा ठोस, जो भी ठोस दे रखा, जैसे लोहा दे दिया, इस्पात दे दिया, तो वहां पर आपको सीधा ठोस पे सही ऑप्शन करना है, क्योंकि ठोसों में ध्वनि का संचरण सबसे अधिक होता है, जबकि द्रव और गैस में उससे कम होगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में दो या दो से अधिक ठोस वस्तुएं दे दी जाती है, तब हमें फिर वापस ठोसों में भी पढ़ना पड़ता है कि सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा। इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। तो अभी मैं सब चीजें लिखवा रहा हूं कि ठोसों में सबसे अधिक किस में होगी, द्रव में किस में होगी और गैस में किस में। यहां पे लिखेंगे ठोस, यहां पे हम लिखेंगे द्रव और यहां पे हम लिखेंगे गैस। ध्वनि की जो चाल है वो ठोसों में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है भाई? एल्यूमिनियम में। उसके बाद निकिल में, उसके बाद आपके इस्पात, जिसे हम स्टील भी कहते हैं, उसके बाद लोहा, उसके बाद पीतल और उसके बाद आपके कांच। ये क्रम याद रखना है कि ठोसों में सर्वाधिक ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में, फिर निकल में, फिर आपके इस्पात या स्टील में, फिर लोहा में, फिर पीतल में और फिर कांच में। इसी प्रकार द्रव में सबसे अधिक किस्म होती है जो समुद्री जल होता है। समुद्री जल सबसे अधिक समुद्री जल में होती है। उसके बाद जो हमारा शुद्ध जल होता है, शुद्ध या अशुद्ध जल, सामान्य जल, इसमें। उसके बाद पारा में, उसके बाद एथेनॉल और उसके बाद मेथेनॉल। तो ये आपके ध्वनि की चाल का द्रव में क्रम है। सबसे अधिक किसमें होगी भाई? द्रव में सबसे अधिक ध्वनि की चाल समुद्री जल में होगी। उसके बाद आपके शुद्ध या अशुद्ध जल, उसके बाद पारा, उसके बाद एथेनॉल और उसके बाद मेथेनॉल। अब थोड़ा गैस का समझते हैं।
गैस, कौन सी गैस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपकी ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है, उससे कम हीलियम, उससे कम आपके भाप, उससे कम वायु, जिसे हम हवा भी कह सकते हैं। वायु की हमें याद रखनी है, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आपके CH2। तो हम ऊपर से नीचे की ओर ध्वनि की चाल का घटता हुआ क्रम लिख रहे हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होगी, हमें पता है ठोसों में अधिक होती है, लेकिन कभी कभार ऑप्शन में 2 ठोस मिल जाते हैं, तब आपको ठोसों में इस क्रम को याद रखना। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में, फिर उससे कम निकल में, फिर उससे कम आपके इस्पात या स्टील में, फिर उससे कम लोहा में, फिर उससे कम पीतल में, फिर उससे कम कांच में। अब थोड़ा समझना, कभी कभार एग्जाम में यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, तो वहां पर अगर आपको एल्यूमिनियम और निकल ऑप्शन नहीं मिले और क्या मिलेगा, इस्पात, तब आपको वो सही करना है। कुछ बच्चे रटते हैं, एक लाइन को रटते हैं कि इस्पात या स्टील में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, सर्वाधिक होगी। ऐसा नहीं है। ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में सर्वाधिक होती है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन पूछ रहे उसमें एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, इस्पात या स्टील। इस क्रम को आप याद कर लीजिए, तब आपका ध्वनि की चाल से संबंधित सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। द्रव का पूछे तो सबसे अधिक समुद्री जल में, गैस का पूछे तो सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस में। तब ये हमने ध्वनि की चाल जो ठोस, द्रव और गैस किस में क्या सिस्टम, वो तो पढ़ लिया, लेकिन आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी भौतिक राशियां होती है जिनका प्रभाव ध्वनि की चाल पर पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। और उसमें जो हम प्रथम भौतिक कारक ले रहे हैं वो है ताप। पहला पढ़ेंगे ताप, मतलब ताप का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी, वो समझते हैं। तो आपको याद रखना है, यदि ताप बढ़ता है तो ध्वनि की चाल हमेशा बढ़ती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल आपकी 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। इस तथ्य को भी याद रखना है कि जो ताप है ध्वनि की चाल को किस प्रकार प्रभावित करता है, कि ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, और यदि ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो उस ध्वनि की चाल आपके 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अभी समझते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड। कहीं पे ये मिलेगा, और जो एनसीईआरटी की बुक है वो बोल रही है 331 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं मिलेंगे, कोई भी याद रख लो। तो हमें यह पता चल गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल
331 मीटर पर सेकंड या कहीं पे 332 मीटर पर सेकंड मिले तो भी कोई बात नहीं। अब ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर हमें पता है ध्वनि की चाल बढ़ेगी और 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल आपके 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होगा तब वायु में ध्वनि की चाल आपके 346 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होगी? 346 मीटर पर सेकंड। अगर हम कमरे के ताप की बात करें उसको सामान्यतः हम 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। वहां पर वायु में ध्वनि की चाल आपकी 350 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है कि ताप है वो ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। कैसे करता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है तो आपके ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी। और वायु में ध्वनि की चाल तीनों टेम्परेचर पर आपको याद रखनी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके 331 मीटर पर सेकंड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346 मीटर पर सेकंड और आपके कमरे के ताप अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 350 मीटर पर सेकंड। तो पहला हमने भौतिक कारक पढ़ा ताप, दूसरा हम भौतिक कारक पढ़ेंगे दाब। इसको यहां पे लिख रहे हैं दाब। तो हमें याद रखना है कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को याद रखना है कि दाब एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को समझ लेना। तो दाब हो गया कंप्लीट। तीसरा हम पढ़ रहे हैं वायु की गति। तीसरा ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक वायु की गति। इस बात को समझना, यदि वायु की गति ध्वनि की गति के दिशा में हो, ध्वनि की गति की दिशा में हो, मतलब वायु भी ऐसे चल रही है और ध्वनि भी ऐसे चल रही है, तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। और यदि वायु की गति ध्वनि की गति के विपरीत दिशा में, वायु ऐसे चल रही है और ध्वनि आपके ऐसे आ रही है, तब ध्वनि की जो चाल है वो आपके घट जाएगी। इस बात को समझना है कि यदि वायु भी ऐसे चल रही है और हम इस दिशा में बोल रहे हैं तो आपके ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। और यदि वायु इस दिशा में आ रही है और हम ऐसे बोल रहे हैं तो आपके वायु की गति और ध्वनि की गति एक दूसरे के विपरीत होगी और आपके ध्वनि की चाल घट जाएगी। तो 3 हमने भौतिक कारक पढ़े। चौथा कारक मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो है आपके चौथा कारक नमी या आर्द्रता। नमी या आर्द्रता, इस बात को समझना कि हमने ये देखा कि जब बारिश का मौसम होता है तब वायुमंडल में नमी या आर्द्रता ज्यादा होती है। उस समय आवाज अधिक क्षेत्र तक सुनाई देती है या तेज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है कि नमी या आर्द्रता बढ़ने पर, नमी या आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसका मतलब सर्दियों के दिनों में या बारिश के मौसम के समय ध्वनि तेज सुनाई देती है, क्योंकि उस समय आपके नमी या आर्द्रता बढ़ने के कारण
ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चौथा कारक भी समझ में आ गया। ये हमने 4 कारक पढ़े। पहला ताप, फिर दूसरा दाब, दाब ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है। तीसरा वायु की गति, और चौथा नमी या आर्द्रता। अब थोड़ा समझते हैं कि आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। 5वां कारक ले रहे हैं, आवृत्ति। तो ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार हमने प्रकाश में पढ़ा कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, तो प्रकाश किरणों का तरंगदैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। उसी प्रकार जब आपके ध्वनि तरंगे एक माध्यम से, ध्वनि तरंगे आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उन ध्वनि तरंगों का आपके तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है, परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। इस बात को समझना, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यह एक ऐसा गुण है जो आपके प्रकाश और ध्वनि में समानता बताता है कि जब ध्वनि या प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, तो उन तरंगों का तरंगदैर्ध्य और वेग बदल जाता है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक कारक है जो माध्यम बदलने पर नहीं बदलता है, वो है आपके आवृत्ति। तो ये हमने कुछ ऐसे भौतिक कारक पढ़े जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करते थे, जिसमें से दाब और आवृत्ति ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं कर पाते। ये भी याद रखना, और कौन कौन से करते वो भी याद रखना। अब थोड़ा समझते, एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है, उससे कभी कभार जो रेलवे के एग्जाम है या जो अच्छे एग्जाम है एसएससी के, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है। वो हमें थोड़ा याद रखना है कि जो वेग है वो आपके ध्वनि का वेग अर्थात चाल है, वो आपके अणुभार के जो रूट है वर्ग, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी कोई भी, जैसे ऑक्सीजन ले लो या आप हाइड्रोजन ले लो, उसका जो अणुभार होगा उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगी ध्वनि की चाल। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, v व्युत्क्रमानुपाती 1/√m। m क्या है? अणुभार। और यहां पे v क्या है? ध्वनि की चाल। तो इसको हम और आगे लिख सकते हैं ऐसे ही, v1/v2। तो वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, √m2/m1। कभी मौका मिलेगा और क्लासों में ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन करवाने का, तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से संबंधित। तो अभी हमने ये चीजें पढ़ ली कि ध्वनि की चाल को कौन कौन से भौतिक कारक प्रभावित करेंगे। एक बार आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोककर आराम से नोट कर लो। चलिए, आपके ध्वनि की चाल कंप्लीट हो गया और मैं इसको रब कर रहा हूं। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक सोनार पढ़ लेते हैं। सोनार, ये भी पूछा जा सकता है, सोनार की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या सोनार क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है, और सोनार में किन तरंगों का उपयोग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे सोनार।
सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसका यूज कहां पे करते हैं? तो जो समुद्री जहाज होता है ना, उसके नीचे ये सोनार नामक उपकरण लगाया जाता है। समुद्री जहाजों के नीचे, और इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो आपके होता है प्रेषित्र, और दूसरा होता है सहसूचक। प्रेषित्र क्या करेगा? प्रसरण ध्वनि को उत्पादित करेगा, प्रसरण ध्वनि को भेजेगा। और अगर सामने कोई समुद्र में अन्य पनडुब्बी आ गई, या कोई ऐसा ही पहाड़ आ गया, या कोई भी छोटा मोटा पत्थर आ गया समुद्र के अंदर, तो हमें ये बता देगा कि वह पत्थर हमारे जहाज से कितना दूर है, उस पत्थर की स्पीड क्या है, वह हमारे तरफ कितने वेग से आ रहा है। ये सब चीजें कौन बताएगा? सोनार। तो सोनार क्या करेगा? यहां से प्रसरण ध्वनि उत्पन्न करेगा, यहां से प्रसरण तरंगे छोड़ेगा, और प्रसरण तरंगे जो भी सामने अवरोध है, चाहे पनडुब्बी हो या कोई पत्थर हो या कोई अन्य चीज हो, उससे टकराएगा, और परावर्तन के पश्चात वापिस ये प्रसरण तरंगे आएगी, जो सहसूचक है इन प्रसरण तरंगों को ग्रहण कर लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? जो इस प्रेषित्र ने प्रसरण तरंगे छोड़ी है, उसकी स्पीड हमें पता कि हमने किस स्पीड से छोड़ा, तो हमें इसकी चाल मिल जाएगी, और साथ में इसको यहां से जाने और आने में हम समय नोट कर लेंगे। तो ये हमें समय भी मिल गया, समय और चाल मिल गई, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल इंटू समय। तो चाल तो हमें पता ही थी कि प्रसरण तरंगों को हमने किस चाल से भेजा, और समय भी नोट कर लिया। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वह अवरोध हमसे कितनी दूरी पर है, या उसकी स्थिति क्या है, या वह हमारी तरफ किस वेग से आ रहा है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें प्रस्रव्य तरंगों, अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करके किसी पिंड की दूरी, उसकी चाल एवं उसकी स्थिति का सही पता लगाया जा सकता है। ये सोनार कंप्लीट हो गया। एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? प्रस्रव्य तरंगों, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, और साथ में ये भी याद रखना कि कैसे ये काम करता है।
कि एक प्रेषित्र होता है, एक सहसूचक होता है। प्रेषित्र पराश्रय तरंगे छोड़ेगा जिससे सामने वाली वस्तु से वो टकरा कर पुनः आएगी। सहसूचक उसको ग्रहण कर लेगा। हम समय पता कर लेंगे कितना समय, स्पीड हमें पहले ही पता थी, उससे हम दूरी निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में इतना ही।